नमस्कार, मैं हूं अफसर कमाल और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम्स। देखिए, इस वक्त मैं पूर्वी चंपारण जिले के नरकटिया विधानसभा क्षेत्र में हूं और आज मेरे साथ एक्सक्लूसिव बात करने के लिए मौजूद हैं बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और नरकटिया विधानसभा क्षेत्र से राष्ट्रीय जनता दल के विधायक डॉक्टर शमीम अहमद। आज हम इनसे बात करेंगे और कई सवाल करेंगे, चूंकि ये 2025 का जो साल है, इस साल के अंत में विधानसभा का चुनाव होना है। लगभग सारे जो भावी प्रत्याशी हैं, जो वर्तमान विधायक हैं, वो सब लोग तैयारी कर रहे हैं, जनसंपर्क चल रहा है। और 2025 में क्या बिहार में इस बार तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, इन सब मुद्दे को लेकर इनसे हम सवाल करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहले तो न्यूज टाइम्स में बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया, और श्रोता को भी, देखने वाले सारे श्रोता हैं उनको भी मेरे तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। सर, तेजस्वी यादव ने चुनाव से बहुत पहले एक ऐलान कर दिया है कि अगर मैं सरकार में आता हूं तो माई बहन योजना के तहत 2500 रुपया हर महिलाओं के खाते में हर महीने, 1500 वृद्धा पेंशन और 200 बिजली यूनिट फ्री। पूरा धमाका हो गया है, लेकर पूरे चर्चा है बिहार में। आपको याद होगा कि जब 20 के इलेक्शन में हमारे नेता ने जब चुनाव में आए तो उनका मेन मुद्दा था कि बेरोजगारी खास करके बिहार का मुद्दा है, और उन्होंने तय किया था कि जैसे सरकार बनेगी हम पहली कैबिनेट की बैठक में 10 लाख नौकरियां देंगे। और हम लोग सरकार में नहीं आ पाए, लेकिन जैसे सरकार में हम लोग आए, हमारे नेता जैसे सरकार में आए तो लगभग 5 लाख नौकरियां देने का काम किया उन्होंने। और वही चर्चा हमारे कहते थे कि कहाँ से लाएगा इतना पैसा, जो बात बोलते हम लोग नहीं बोल पाएंगे। तो ये इस तरह की बात करते थे। 3.5 लाख प्रक्रियाधीन है। तो ये अब की बार जो 25 का जो इलेक्शन है, ये 25 में जो इलेक्शन है, हमारे नेता ने तय किया है कि माई बहन मान योजना के तहत सारे महिलाओं के खाते में हम 2500 रुपया देने का काम करेंगे। और जिस दिन सरकार बनेगी 1 महीने के अंदर ये सारे के खाते में ये चले जाएंगे। दूसरा चीज ये है कि बिजली से बहुत परेशानी है। पहले यहाँ पे मीटर लगा हुआ था, ओल्ड मीटर के नाम से उसको अब जाना जा रहा है, लेकिन अभी एक स्मार्ट मीटर आया है जो लोगों को। स्मार्ट मीटर का भी तो आप लोगों ने काफी विरोध किया है, बता रहे हैं। तो स्मार्ट मीटर के नाम पर ये चीटर मीटर है, और पुराना वाला मीटर इसी सरकार का था और नया वाला मीटर भी इसी सरकार का। तो उस मीटर में जिसका 100 रुपया बिल आता था, इसमें 300 से 500 के बीच में रह रहा है। तो ये या तो पहले वाला गड़बड़ है या नहीं तो ये गड़बड़ है। तो ये मीटर जिस तरह से लोगों का जेब खाली कर रहा है, तो इसके लिए हमारे नेता ने, हमारी पार्टी ने पूरे ब्लॉक स्तर पर, जिले स्तर पर धरना दिया था कि इस मीटर को जल्द से जल्द आप हटाने का काम करेंगे। ये जनता के हित में नहीं। इसको देखते हुए हमारे नेता ने 200 यूनिट बिजली फ्री देने का काम किया है। जैसे सरकार बनेगी हम लोग 200 बिजली यूनिट फ्री करेंगे। तीसरी चीज यह है कि प्रत्येक माँ विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन और विकलांग पेंशन, ये सारे पेंशन जो है 400 रुपया पहले मिलता था, अब 400 से बढ़ा करके हम लोग 1500 रुपया करने का काम करेंगे। शिक्षा व्यवस्था जिसका स्तर एकदम गिर गया था यहाँ पे बिहार में, जब हम लोग 17 महीने की सरकार में आए तो देखेंगे कि सारे स्कूल में पहले ताला लगे रहते थे, कहीं बच्चे से और मास्टर से भेंट नहीं होता था। जब हम लोग सरकार में आए तो इस पर गहन अध्ययन हुआ। हमारे नेता ने गहन अध्ययन करके सारे स्कूल को खुलवाने का काम किया। बीपीएससी से बहालियां हुई टीचर को, मानदेय बढ़ा, जितने भी नियोजित शिक्षक के थे सब लोगों को सरकारीकरण किया गया। तालीमी मरकज, टोला सेवक, इन लोगों का पेमेंट दोगुना हुआ। आंगनबाड़ी का मानदेय बढ़ा। तो इस तरह के आईटी पॉलिसी बनी। 50,000 से ज़्यादा का एमयू साइन हुआ। तो इस तरह की व्यवस्था जो है
स्वास्थ्य की भी क्या व्यवस्था थी यहाँ पर। एक मरीज आईजीएमएस में भर्ती कराने के लिए कितना परेशानी होता था। तो ये सारा चीज व्यवस्थित हुआ, लेकिन जैसे सरकार से हम लोग हटे फिर धीरे धीरे पिछले की तरह, पहले की तरह फिर ही आना शुरू हो गया है। और ये फिर ज्यों का त्यों चल रहा है। सरकार भगवान भरोसे, बिहार की सरकार भगवान भरोसे चल रही है। ये बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं विधायक जी। इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि सरकार जो है बिहार में भगवान भरोसे चल रही है। अच्छा, आप लोग कहते हैं कि तेजस्वी जी के कारण शिक्षकों को नौकरी मिली, जो टीचरों की बहाली हुई, लेकिन उनके लोग कहते हैं, उनके कार्यकर्ता कहते हैं, नीतीश कुमार के जो पार्टी के वर्कर है वो कहते हैं कि भाई मुख्यमंत्री तो नीतीश जी थे, तो बगैर उनके मर्जी को तो कोई काम होगा नहीं, तो फिर ये क्रेडिट तेजस्वी जी क्यों लेते हैं? सबसे बड़ी चीज है कि किसी काम को करने के लिए विजन होना चाहिए। आप पत्रकारिता में आए तो आपके पास विजन है कि हम समाज में कोई गलत नहीं होने देंगे। अगर गलत हो रहा है तो उसको हम दिखाएंगे, किसी से डरेंगे नहीं। उस तरह इस बिहार सरकार को जब 17 साल से इस सरकार को चला रहे हैं तो ठोस विजन होना चाहिए कि शिक्षा में हमको क्या करना है, हेल्थ में क्या करना है और चीज़ों को हमको कैसे बढ़ाना चाहिए। तो ये कोई विजन पे सरकार नहीं चलती है। अब एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। चिट्ठी मिलता है हम लोगों को कि भूमिहीन विद्यालय ऐसा भी है कि जो भूमिहीन है, और कहने में भी शर्म लग रहा है। इतना हमारे 17 साल में विकास हुआ है कि जितने भी भूमिहीन विद्यालय हैं, यहाँ बच्चे हमारे छोटे छोटे प्राइमरी शिक्षा हासिल कर सकते थे, और लेकिन वहाँ पे टीचर हैं, लेकिन वहाँ से दूसरे स्कूल में तय किया गया। यहाँ से दूरी 3 से 4 किलोमीटर है। तो क्या सरकार के पास पैसा नहीं है? सरकार वहाँ पे व्यवस्थित बनावे और हर वार्ड स्तर पर या 2 से 3 वार्ड में एक प्राइमरी नवसृजित विद्यालय बना करके वहाँ बच्चों को पढ़ने के लिए तो व्यवस्था करे। ये व्यवस्था नहीं करेंगे। आप देखेंगे कि 4 हॉस्पिटल पटना के, IGIMS, PMCH, एम्स और NMCH, पूरे बिहार का लोड यही सहता है, लेकिन हम पूरे सदर हॉस्पिटल को व्यवस्थित नहीं करेंगे, CSC को व्यवस्थित नहीं करेंगे, PSC को हम व्यवस्थित नहीं करेंगे, और सारा लोड हम बिहार के 4 हॉस्पिटल पर छोड़ देंगे। तो इस तरह की सोच से ये जनता के हित में नहीं है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि ये जनता के हित में की सरकार नहीं है। अगर 17 साल में आपने सेवा दे रहे हैं, लोगों ने आप पर विश्वास जताया, तो सारे चीज व्यवस्थित हो जाने चाहिए थे। अच्छा सर, बिहार में एक अभी नया मामला चल रहा है, मधुबनी का ये मामला है। एक मौलवी साहब है, इनका नाम फिरोज है। कहीं उनके साथ कुछ मामला हुआ, DSP पे आरोप है कि पुलिस ने उनको बड़ी बुरी तरीके से उनकी पिटाई की। आपके नेता भी वहां उनसे मिलने गए थे। तो आखिर आप इसको किस रूप से ले रहे हैं? इसका वजह क्या मानते हैं? क्या ये एक मानसिकता की बात है या फिर क्या है इसमें? इस तरह के मानसिकता वाले पदाधिकारी को जल्द से जल्द सस्पेंड करना चाहिए, लाइन हाजिर करना चाहिए, और ऐसे पदाधिकारियों को मानसिक जांच होना चाहिए कि मानसिक रूप से कहीं बीमार तो नहीं है। किसी पे लाठी डंडा चला देना, अगर कोई बात रख रहा है तो उसके बात को सुनना चाहिए। सुनने के बाद ही हम समाधान निकाल सकते हैं, और डंडा चलाने से किसी का आवाज़ को हम नहीं दबा सकते हैं। अगर कोई बात कर रहा है तो उसको सुनने का धैर्य रखना चाहिए। और अच्छा सर, अब पूर्वी चंपारण जिसको लोग कहते हैं कि ये जो है भाजपा का गढ़ है, पिछले विधानसभा चुनाव में ज़्यादातर सीट NDA के खाते में, यानी बीजेपी, एक सीट JDU और बाकी सीट बीजेपी, और 3 सीट की बात करें तो RJD को मिला था। 9 सीट उन लोगों ने जीता था। तो ऐसी स्थिति में आपने लगातार जो है नरकटिया विधानसभा का सीट जो है अपनी पार्टी के झोली में डालने का काम किया है 2 बार से। क्या लगता है तीसरी बार डॉक्टर शमीम अहमद हैट्रिक बनाने जा रहे हैं? ये सबसे बड़ी चीज है कि जनता का अदालत होता है, और 5 साल में सारे विधायक जो भी हैं, मंत्री बने या विधायक बने, 5 साल के बाद अपने जनता के सामने जाना पड़ता है, और ये जनता की अदालत है, और जनता एक एक
चीज को लिख करके रखते हैं और कौन क्या कर रहे हैं, कोई ईमानदारी से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो ये सारे चीज जनता के सामने होता है। और मुझे उम्मीद है कि मैंने जो काम किया है जनता के हित में किया है और जनता मुझे जरूर फिर से जिताने का काम करेगी। जनसंपर्क चल रहा है सर, लोगों से मुलाकात सीधा, ऐसे तो आप घर पे लगातार जनता से संवाद करते रहते हैं, उनके समस्याओं का निदान भी करते हैं, लेकिन डोर टू डोर भी जनसंपर्क चल रहा है। डोर टू डोर संपर्क चल रहा है, सारे का काम भी हम करवाते हैं। यहाँ पे जो अफसरशाही हो गया है पूरे बिहार में, जिस तरह अफसरशाही हो गया खास करके ब्लॉक लेवल पर, दाखिल खारिज के मामले में, यानी आप अपने क्षेत्र की बात कर रहे हैं। हर जगह पूरे बिहार में आप देखेंगे कि कैसे लूट मचा हुआ है, लोगों में अफरा तफरी मचा हुआ है और कैसे कैसे काम लोग कर रहे हैं। अब मंत्री, जिस विभाग के जो मंत्री हैं यही स्वीकार कर रहे हैं लेकिन सुधार नहीं कर रहे हैं। स्वीकार कर रहे हैं कि इसमें गलती हो रहा है, हमारे लोग, हमारे पदाधिकारी गड़बड़ काम कर रहे हैं, लेकिन उसको सुधार नहीं कर पा रहे हैं। इतना हमारे मंत्री तक विवश है। तो सर, आपने तो काफी काम किया नरकटिया विधानसभा क्षेत्र में, काफी रोड पुल पुलिया का आपने काम किया है, लेकिन एक अभी मुद्दा काफी तेजी चल रहा है, जो एक तटबंध बन रहा है जिससे लोगों का जो है घर पर मतलब जो है काफी प्रभावित हो रहा है, कई गांव प्रभावित हो रहे हैं। इसको लेकर आप काफी लड़ाई लड़ रहे हैं, आपके नेतृत्व में लोग वरीय पदाधिकारी से मिलते हैं, तो अभी तक इसमें क्या कुछ हुआ और आगे की क्या प्लानिंग है? सबसे बड़ी चीज है कि मधुबन से लेकर के ये चनपटिया तक बांध पास हुआ। ये देखना चाहिए कब बांध पास हुआ। आज से लगभग 1978 में ये बांध पास हुआ। तो 1978 में बांध पास हुआ और कुछ एरिया में मधुबन से लखौरा कटहा तक बना, लेकिन उसके बाद जन विरोध के कारण ये रुक गया। रुकने का कारण ये था कि बंजरिया, मझौलिया और चनपटिया लो लैंड एरिया है और यहाँ पानी बहुत दिनों तक रुक जाता है और इसका लेवल जो होता है बहुत डैम कर जाता है। और ये 1978 में जब बांध पास हुआ उस टाइम में ज़मीन भी अधिग्रहण हुआ, लेकिन इसको फिर से अलाइनमेंट बगैर चेक किए हुए 44 साल के बाद फिर से एक बार टेंडर निकाल देना, ये जनता के हित में नहीं है। क्योंकि दोनों तरफ पानी का पहले आप बहाव देख लीजिए। हमने देखा है कि 12 से 13 नदियाँ लगभग वहाँ से जोड़ेंगे तो लगभग 2 दर्जन नदी, मधुबन से जब जोड़ेंगे तो 2 दर्जन नदियाँ निकलती हैं चनपटिया तक। और एक ही ड्रेनेज है, ड्रेनेज सिर्फ सिकराना नदी है। तो ये एक नदी, सबसे पहले नदी का जांच होना चाहिए, कितना पानी डिस्चार्ज कर सकते हैं, कितना पानी आ रहा है, कितना डिस्चार्ज कर रहा है, कितना एरिया में इसका पानी फैलता है और बांध बनने से कितना एरिया प्रभावित होता है। तो ये बगैर किए टेंडर निकाल देना ये उचित नहीं है। फिर से अलाइनमेंट करे, फिर से जांच करे। इसके लिए तो आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, बहुत हद तक कामयाबी मिली है। इसका डीएम साहब से भी बात किए थे हम लोग ने, प्रधान सचिव से भी बात हुआ ये सारे चीज़ों को कि पहले तो आप फिर से जांच तो करा लीजिए ना। जांच करा करके, और जनता का पैसा है, जनता के हित में होना चाहिए, अहित में नहीं हो, इसी की लड़ाई चल रही है। सर, अब तो चुनाव करीब है और 10 साल आपको सेवा करने का मौका मिला नरकटिया विधानसभा क्षेत्र का, काफ़ी आपने काम किया। मैं जानना चाहूँगा कि अब सबसे बड़ी उपलब्धि किस काम को आप मानते हैं और क्या अभी बाकी रह गया है कि अब अगले मतलब कार्यकाल में इसको पूरा करना पहला लक्ष्य है? मेरा विजन जो है, मेरा विजन सरकार के विजन से अलग है, जिसको मैं अभी पूरा नहीं कर पाया। मेरा विजन ये है कि सबसे पहले बच्चों को स्कूल पहुंचाए और जो भूमिहीन विद्यालय हैं, यहाँ नवसृजित विद्यालय होना चाहिए जनसंख्या के हिसाब से, वहाँ पर हम व्यवस्था नहीं दे सके हैं। इस व्यवस्था को हम सुदृढ़ करेंगे। अभी भी डॉक्टर यहाँ पे नहीं है और उचित इलाज हम नहीं दे पाते। खर्च कर रही है सरकार, दवा भी पे भी बहुत खर्च है। जब आप आंकड़ा देखेंगे खर्च ज़्यादा हो रहा है लेकिन बर्बाद ज़्यादा। धरातल पर खर्च नहीं है उसका। धरातल पर दवा खरीद हो रहा है लेकिन पब्लिक को नहीं मिल रहा है।
कहाँ चला जा रहा है दवा ये पता नहीं लग रहा है। तो इस तरह बर्बाद ज़्यादा हो रहा है पैसे, लेकिन उसको हम सिस्टमेटिक ढंग से नहीं करेंगे तो ये नहीं चल रहा। दूसरा चीज़ ये है कि किसी जगह आप एक एयरपोर्ट पे जाते हैं, आप टिकट लेते हैं, ट्रेन फ्लाइट का टिकट लेते हैं, वहाँ आपको चेक किया जाता है कि कोई हथियार नहीं चला जाए, सामान का सुरक्षा रहता है। लेकिन इस सरकार के पास एक भी बस स्टैंड नहीं है इस तरह का विजन। आप जिस बस स्टैंड में अगर चले गए और वहाँ पेशाब कर लिए तो इकोलाई का इन्फेक्शन पकड़ना जरूरी। अगर रात में उतर गए तो कब आपका सामान चोरी हो जाएगा, कौन किधर पकड़ के ले जाएगा, इसका कोई गारंटी नहीं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग लगातार विधानसभा में मामला उठा रहे हैं, लेकिन सरकार का जो विजन है, जो पदाधिकारी कहते हैं वही होता है। मैंने विधानसभा में बताया भी कि जो 243 विधायक जीत के आते हैं और सारे क्षेत्र की अलग अलग समस्याएं हैं, तो 243 विधायक जो आते हैं इनसे एक बार भी नहीं पूछा जाता कि आपके क्षेत्र की समस्या क्या है, और बजट बना दिया जाता है। हमारा रोड कौन बनना चाहिए पहले, लेकिन बनता है कौन। तो इस तरह की व्यवस्था। हमारे स्कूल में क्या दिक्कत है, जहाँ पे भवन है वहाँ भवन पे भवन बन रहे हैं, लेकिन जहाँ भवनहीन है वहाँ आप क्वेश्चन करते रहे, विधायक क्वेश्चन करते रहे, कोई रिस्पॉन्स नहीं लेता। यही व्यवस्था है, इससे हम लोग नाखुश रहते हैं। तो सर क्या जो स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था में सुधार, ये पहला अब आपका लक्ष्य है? पहला लक्ष्य है शिक्षा, प्राइमरी से लेकर के अब 10 तक, +2 तक। अब हम लोग स्कूल जा रहे हैं, हाई स्कूल, तो वहाँ पे देख रहे हैं कि बच्चे कम है लेकिन टीचर भरपूर मात्रा में। तो उतना टीचर का जो बोझ पड़ रहा है, अब बच्चे नहीं है तो बच्चे तो पहले वहाँ पहुँचे, ये काम नहीं हो पा रहा। तो इस तरह की जो अव्यवस्थित चल रहा है, बोले ना कि भगवान भरोसे ही सरकार चल रही है। अच्छा, 2025 में सर क्या लग रहा है, बिहार में इस बार सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है? आप तो पूरे बिहार के कोने कोने का दौरा करते हैं, प्रदेश स्तर के नेता हैं, लालू परिवार के काफी करीब है, तो क्या लगता है इस बार जो है तेजस्वी जी के सर ताज चढ़ेगा? जो 17 महीना में हम लोगों ने सरकार में रह करके जो काम किया, उसमें लोगों ने मन बना लिया है बिहार के कि जिस तरह से 4-5 लाख नौकरियां मिली, देश में प्रथम बार जातीय जनगणना हुआ, IT पॉलिसी बनी, शिक्षा का गुणवत्ता बढ़ा, स्वास्थ्य का बढ़ा, इस तरह के सारे जो व्यवस्थित हुए। और हमारा जो माई बहन मान योजना है, बिजली फ्री, दिव्यांग पेंशन, ये हम लोग बढ़ा रहे हैं। तो इस तरह सारे लोग ने मूड बना लिया है कि अब की बिहार में तेजस्वी सरकार हम बना करके दम लेंगे और नरकटिया से आप हैट्रिक मारेंगे एकदम, इंशाल्लाह। जनता से क्या मैसेज देना चाहेंगे, नरकटिया की महान जनता को, और उनसे क्या अपील करना चाहेंगे मेरे माध्यम से? जनता से अपील करेंगे कि मुझ पर विश्वास जिस तरह 10 वर्षों में किया, फिर से हमको जिताने का काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मुझसे बात करने के लिए। जैसे कि आप देख रहे थे कि इस वक्त मेरी बात जो है नरकटिया विधानसभा क्षेत्र से राष्ट्रीय जनता दल के विधायक और बिहार सरकार के पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर डॉक्टर शमीम अहमद से हो रही थी। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि अगर फिर से मुझे मौका मिलता है तो सबसे पहली प्राथमिकता मेरे लिए शिक्षा और स्वास्थ्य रहेगी। अफसर कमाल, न्यूज़ टाइम्स, मोतिहारी।